हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में वन लाइनर्स की फॉर्म में हम करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और वीकेंड पर मैं इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कराता हूँ पूरे हफ्ते का। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। 13 से 20 अगस्त का करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, आप फाइल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे कौन कौन सा करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार पहले प्रो गोविंदा लीग की मेजबानी करेगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है वहां दही हांडी वगैरह महाराष्ट्र में काफी होता है जन्माष्टमी वगैरह पर, तो उसी के लिए ये पहली प्रो गोविंदा लीग, जिस तरीके से आपका प्रो बैडमिंटन लीग, प्रो कबड्डी लीग हो रहा है, उसी तरह प्रो गोविंदा लीग की मेजबानी करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है और कहां पर होगी, सीधे आपसे पूछेगा कि पहली प्रो गोविंदा लीग कहां पर आयोजित की जाएगी, तो वो महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में अभी एक और इंपॉर्टेंट काफी चीज हुई है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना शुरू की है, जिसमें जो 17 आदिवासी जिले हैं महाराष्ट्र के, उनको मुख्य सड़कों से जोड़ने की योजना, इस पर यह काम करेगा। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा ग्राम सड़क जोड़ रास्ते योजना, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो उनके मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की है। तो यानी जो पीएम मित्रा पार्क किससे संबंधित है, टेक्सटाइल के डेवलपमेंट से ये संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर प्रो गोविंदा लीग का आयोजन 31 अगस्त को आपका किया जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। निजी ऋणदाता यस बैंक ने अपना अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिंग ऐप आयरिस लॉन्च किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में आयरिस मोबाइल बैंकिंग ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, या ऐसे पूछ सकता है कि यस बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो आपका आयरिस इसका नाम है, याद रखिएगा। इसके अलावा बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में हाल ही में जो सुविधाएं शुरू की गई वो हम देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो बैंक्स में आपके होते हैं, मान लीजिए आपने कोई खाता खोल रखा है, बहुत साल से आपने देखा ही नहीं, तो उनको बोला जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको क्या होगा, आरबीआई ने लावारिस जमाओं पर नजर रखने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे आपसे पूछेगा कि लावारिस जमाओं के लिए आरबीआई के पोर्टल का क्या नाम है, उद्गम पोर्टल इसका नाम है, याद रखिएगा। कैनरा बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए कैनरा जीवन धारा बचत बैंक खाता पेश किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। टाटा एआईए ने व्हाट्सएप के माध्यम से इंडस्ट्री फर्स्ट प्रीमियम भुगतान की शुरुआत की। ये और अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड भारत का पहला एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा। तो देखिए इस तरीके से बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला, और 24/7 साल के 365 दिन ये प्रोवाइड करेगा, और इस तरीके की सुविधाएं देने वाला ये भारत का पहला बैंक माना जा रहा है। तो आरबीआई वाला उद्गम पोर्टल, एयरटेल पेमेंट्स बैंक पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 बैंकिंग सेवा, इसको जरूर याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने अपनी विशिष्ट बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न केंद्रों में 10 स्टार्टअप सेल स्थापित किए हैं। तो सीधे आपसे यही पूछेगा, 10 स्टार्टअप सेल देश के विभिन्न केंद्रों में किसने स्थापित किए हैं, इंडियन बैंक ने स्थापित किए हैं। कहां कहां पर ये स्टार्टअप सेल बनाए गए हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोयम्बटूर, चेन्नई, नई दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर और मुंबई में ये सारे आपके स्टार्टअप सेल बने हैं। अगला ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर जिले में कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित एक गंभीर मुद्दे को संबोधित किया। क्या हो रहा है यहाँ पर, कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य के संवेदनशील इलाके में अवैध खनन हो रहा है। तो देखिए आपको पता है जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत मेन या कोर प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड 10 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाता है या इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है, तो ज्यादा नुकसान ताकि कोर एरिया को या क्रिटिकल हैबिटेट को ना हो। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा, कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो ये उड़ीसा के बालासोर जिले में है। जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, कौन से पर्यावरण अधिनियम के तहत आते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये घोषित किए जाते हैं। 10 किलोमीटर का एरिया इसमें होता है, और ये देखिए कोई फिक्स नहीं है, कोर्ट अगर चाहे तो उसको वेरी भी कर सकता है। आपने अलग अलग केसेस में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो 10 किलोमीटर का एरिया कोई फिक्स नहीं है, इसको वेरी भी किया जा सकता है। बात करें एनजीटी की, एनजीटी की स्थापना कब हुई है,
एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर सन 2010 में एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत की गई है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा, अभी हाल ही में एनजीटी के जो चेयरपर्सन थे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी, वो सेवानिवृत्त हो गए थे, तो उनकी जगह एक नए अध्यक्ष को बनाने की अभी ऑफिशियल वो नहीं हुई है, लेकिन न्यूज़पेपर में वो आ गया है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। वेस्ट बंगाल के जो एक्स जस्टिस हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक है, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल के ये एक्स जस्टिस रहे हैं। प्रकाश श्रीवास्तव जी, माफ कीजिए प्रदीप मैंने बोल दिया, प्रकाश श्रीवास्तव जी, इनको एनजीटी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनजीटी की जो प्रिंसिपल बेंच है कहां पर है, नई दिल्ली में है। इसके अलावा एनजीटी की 4 अलग अलग जगह पर बेंचेस हैं, भोपाल में है, पुणे में है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। 4 इसकी रीजनल बेंचेस हैं या क्षेत्रीय बेंचेस हैं। इसके अलावा बात करें, भारत दुनिया का पहला विकासशील देश था जिसने इस तरह की पर्यावरणीय न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल बात करने की बात की थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस तरीके की बॉडी एस्टेब्लिश कर चुके थे, लेकिन विकासशील देश भारत पहला ही था, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें, एनजीटी के पास जो मुकदमे आते हैं उसको लगभग 6 महीने में इसका निपटारा करना पड़ता है, और मोस्टली एनजीटी कर भी देता है। एनजीटी ने आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े जुर्माने इसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। एक फैक्ट रह गया था, देखिए एसएससी में पूछा है आई थिंक, कि एनजीटी जब 2010 में बना था तो उसके पहले चेयरपर्सन कौन बने थे, तो वो बने थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांटा, ठीक है, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांटा, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ओणम का मनमोहक उत्सव, जो केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है, इस वर्ष 20 अगस्त से 31 अगस्त तक कैलेंडर की शोभा बढ़ा रहा है, तो बहुत लंबा एक फेस्टिवल है। सीधे आपसे पूछेगा केरल का इंपॉर्टेंट ओणम कहाँ का फेस्टिवल है, तो ओणम आपका केरल का फेस्टिवल है। कल नियुक्ति ये भी काफी इंपॉर्टेंट की गई है। अपने डिजिटल व्यवसाय को बढ़ाने या बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम में वायाकॉम 18 ने गूगल के साथ एक अनुभवी कार्यकारी किरण मणि को या नया सीईओ के रूप में इनका स्वागत किया है। तो देखिए किरण मणि को वायाकॉम 18 का नया सीईओ बनाया गया है, अपने किसके लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह उसका संचालन करने के लिए, और गूगल के ये पहले एक अनुभवी कर्मचारी रहे हैं, तो काफी अच्छा एक ये अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा केंद्र ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई, जो कि आधार कार्ड वगैरह आपके रिलीज करता है, के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नीलकंठ मिश्रा की नियुक्ति की घोषणा की है, तो इनको अभी नियुक्ति मिली है। इसके अलावा इससे पहले इनके नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए थे, यूआईडीएआई के अमित अग्रवाल जी को नया इसका चेयरपर्सन बनाया गया था यूआईडीएआई का, इसको याद रखिएगा। अगला, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। तो आपसे सीधे पूछेगा कि वार्षिक क्षमता निर्माण योजना किससे संबंधित है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज से ये संबंधित है। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपीन तटरक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने जो फिलीपींस देश है उसके कोस्ट गार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए या समुद्री सहयोग के लिए। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कौन से देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, फिलीपींस के साथ। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। मनीला में किसका हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है। इसके अलावा देखिए अभी फिलीपींस के पास का ही एक देश है थाईलैंड, जो साउथ ईस्ट एशिया है हमारा, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उसके नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो मैंने नीचे डाला है, तो वो भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर आज एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सचिन तेंदुलकर एक वजह से और चर्चा में है, वो भी बताऊंगा, लेकिन हमें सबसे पहले याद रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर्स में जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी काफी ज्यादा पॉपुलर है पूरे देश में, सबको पता है, तो इनको नेशनल आइकन के रूप में उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। 3 साल के लिए ये इस पर नियुक्त किए गए हैं। और देखिए इसके अलावा क्यों चर्चा में है, महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर यानी हंसी के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, इसको भी याद रखिएगा। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर श्री श्रेथा थाविसिन को बधाई दी है। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सीधे ही पूछेगा आपसे, श्री श्रेथा थाविसिन। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वे श्री थाविसिन के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए काम करने को उत्सुक हैं। तो याद रखिएगा श्री श्रेथा थाविसिन जी थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए हैं।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मैपिंग सेक्शन पर। रोज की तरह आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। इससे आप देखेंगे लगातार अलग अलग एग्जाम्स में प्रश्न आपके बनते ही रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक एग्जाम में मुझे क्वेश्चन मिला 2005 का कि डनकन मार्ग, जिसे इंग्लिश में डनकन पासेज बोला जाता है, ये किसके बीच में स्थित है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल, ठीक है, कोको चैनल, सोम्ब्रे चैनल, ये सारे इसमें ही अंडमान निकोबार में आपके पढ़ते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं। एक मैम का कल मैसेज आया था कि सर जो आप बोलते हैं वो नीचे लिख दिया करिए, तो आज मैंने सारे पॉइंट्स नीचे बनाकर लिखे हैं, उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डनकन पासेज आपका कहां पर है। तो डनकन पासेज देखिए, जो अंडमान है और निकोबार, ये दो अलग अलग द्वीप समूह है। अंडमान को आपका 4 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक सबसे पहला रीजन है आपका नॉर्थ अंडमान, फिर आता है आपका मिडिल अंडमान, फिर आता है आपका साउथ अंडमान, और फिर आपका आता है लिटिल अंडमान। ठीक है, तो जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का क्षेत्र है, इसको ही बोला जाता है डनकन मार्ग या डनकन पासेज। यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका डनकन पासेज। तो याद रखिएगा नॉर्थ, मिडिल, साउथ और फिर लिटिल अंडमान। तो जो साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है, छोटा अंडमान है, उसके बीच में आपका ये स्थित है। दूसरा प्रश्न आपसे क्या बनता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या चैनल अलग अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है, अंडमान को और निकोबार को। इसके अलावा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कोको चैनल। ठीक है, कोको चैनल आप यहां पर देख रहे होंगे, सबसे ऊपर है कोको चैनल। तो जो आपका कोको चैनल है, इसके ऊपर देखिए यहां पर ना एक आइलैंड है, कोको आइलैंड। ये आइलैंड आता है म्यांमार के अधीन। ठीक है, म्यांमार इसको कंट्रोल करता है। तो कोको आइलैंड यानी म्यांमार के कोको आइलैंड से और नॉर्थ अंडमान के बीच का जो चैनल है उसको क्या बोलते हैं, कोको चैनल। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बता देता हूं, म्यांमार के अधीन आता है कोको द्वीप समूह या कोको आइलैंड। कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के बीच जो वाटर बॉडी है, जो चैनल है, पानी का गलियारा है, उसको बोलते हैं कोको चैनल। ठीक है, ये हमारा हुआ अंडमान का। अब देखते हैं हम, हाँ, अब अंडमान से देखिए और प्रश्न आपके क्या बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पूछता है आपसे अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहां पर पड़ती है। तो वो पड़ती है दक्षिणी अंडमान में, साउथ अंडमान में। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं हटा देता हूं पहले थोड़ा सा डिलीट करके। ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर आपके दक्षिणी अंडमान में पड़ती है। दूसरा प्रश्न इससे क्या बनता है, भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी, आप सभी को पता है भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो यहीं पर स्थित है। क्या नाम है, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कहां पर है, बैरन आइलैंड आपका भाग है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मिडिल अंडमान के पूर्व में ये पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही पूछता है, मिडिल अंडमान के पूर्व में पड़ता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आखिरी बार इसकी अगर बात करें तो 10 अप्रैल 1991 में इसमें लास्ट टाइम विस्फोट हुआ था। नीचे सारे पॉइंट अभी देखेंगे, मैं सिर्फ अभी आपको ओरली बता रहा हूं। इसके अलावा बात करें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक या सैडल चोटी सबसे ऊंची चोटी है। वो कहां पर स्थित है, वो आपके उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे आपके सारे ज्यादातर प्रश्न इससे बनते रहते हैं। बात करें थोड़ा सा अगर निकोबार आइलैंड की, यहां पर आप देखेंगे निकोबार आपका 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कार निकोबार आइलैंड, लिटिल निकोबार आइलैंड और आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड। आप देखेंगे सबसे पहले कार निकोबार आइलैंड, फिर आपका क्या है लिटिल निकोबार आइलैंड और फिर है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो आपका बोला जाता है 6.5 डिग्री के आसपास का जो बिंदु है हमारा, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, ये रहा, आप देखेंगे ये यहीं पर स्थित है दक्षिणी अंडमान में, इसको याद रखिएगा। अब आप देखिए जो आपका कार निकोबार आइलैंड है और लिटिल निकोबार, इसके बीच में ही एक वाटर बॉडी है जिसको सोम्ब्रेरो चैनल बोला जाता है। तो सोम्ब्रेरो गलियारा आपका किसके बीच में है, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में ये स्थित है, इसको याद रखिएगा। इससे ज्यादा देखिए कोई प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं बनेगा। हाँ, एक प्रश्न और बनता है, अंडमान निकोबार को किस और नाम से जानते हैं, एमेराल्ड द्वीप समूह या रूबियों का द्वीप समूह के नाम से इसको जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। बात करें अगर देखिए, जो आपने देखा होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं। ठीक है, टोटल भारत के अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया में 4 आपको दिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा निकोबार वाला द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार में केवल जो निकोबार वाला हिस्सा है ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। अंडमान नहीं पड़ता, केवल निकोबार द्वीप समूह आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट है, हिमालयाज हैं, ठीक है, और इंडो बर्मा है, ये 4 टोटल हैं, याद रखिएगा। निकोबार या इसको सुंडालैंड बोला जाता है। ठीक है, सुंडालैंड के नाम से ये है। निकोबार द्वीप समूह हो गया, वेस्टर्न घाट हो गए, पश्चिमी घाट हो गए, हिमालयाज हो गए हमारे, और
इंडो बर्मा वाला बॉर्डर हो गया। ये सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, जो मैंने नीचे पॉइंट्स डाले हैं वो आप आराम से पढ़ लीजिए। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार की अराकन योमा पर्वत श्रृंखला की निरंतरता माना जाता है। तो अराकन योमा म्यांमार में कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी, ऐसे लंबाई में है, उसी का एक्सटेंशन आपके अंडमान निकोबार को माना जाता है। अंडमान समूह में 203 द्वीप हैं, जबकि निकोबार द्वीप समूह में 7 बड़े और 12 छोटे छोटे द्वीप हैं। अब देखेंगे यहां से फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान समूह को निकोबार समूह से अलग करता है, जबकि डनकन मार्ग लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर आपकी कहां पर है? राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। एरिया वाइज अगर देखेंगे तो मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार समुद्री द्वीप है। तो एरिया के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो मिडिल अंडमान है वो सबसे बड़ा है। इसमें बात करें अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सैडल पीक अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु लगभग 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो हमने मैप में देखा। इसके अलावा एक अंतिम पॉइंट बचता है बैरन आइलैंड वाला। अंडमान समूह का बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि मिडिल अंडमान के पूर्व में स्थित है और आखिरी बार इसका विस्फोट 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। तो यही देखिए सारे आपके फैक्ट्स था, मैप था। इससे प्रश्न जरूर बनता है देखिए अलग अलग एग्जाम में। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी पढ़ाई करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।